नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मगध के उत्कर्ष पे चर्चा की थी और उसमें देखा था कि किस तरह वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों ने और किस तरह से तमाम जो परिस्थितियाँ थी वह उसके विकास में सहायक हुई। आज हम जो है उसमें चर्चा करेंगे वो है उसकी राजनीतिक परिस्थिति के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य में जो राजा थे वो बहुत योग्य थे और उनके उत्तराधिकारी भी काफ़ी योग्य थे और कुछ विशेष राजाओं के द्वारा मगध के उत्कर्ष के लिए बहुत सारा काम किया गया। ठीक है। और साम्राज्य विस्तार के साथ साथ वहाँ की आर्थिक परिस्थितियों को भी सुदृढ़ करने में और साम्राज्य विस्तार के साथ साथ वहाँ के जो तमाम स्थितियाँ थी, आर्थिक स्थितियाँ या इस तरह की जो भी स्थितियाँ थी, उनमें उन राजाओं का बहुत बड़ा योगदान था। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है हमको तीन तरह की वंश परंपराएं दिखाई देती हैं, जिनमें जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश। ये तीन जो है प्रमुख वंश थे जिनके अंतर्गत जो है मगध अपने उत्कर्ष को प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो इसमें जो हर्यक वंश था, इसका जो शासनकाल था वो सबसे लंबा शासनकाल था और ये लगभग जो है हर्यक वंश जो है, तो इसके अगर कालखंड की बात करते हैं हम तो 544 से 412 ईसा पूर्व। ठीक है ना। ये जो है 412 ईसा पूर्व से 412, ये शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। ठीक है ना। और ये नंद वंश जो है वो 344 ईसा पूर्व से, ठीक है ना, 322 23 ईसा पूर्व, ये इनका कालखंड होता है। ठीक है ना। तो इसके अलावा थोड़ी सी हम जानकारी दे दें कि जो राजवंश की परंपरा थी वो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे एक शासक हुआ करता है बृहद्रथ, उसने इसकी जो है शुरुआत करी थी। ठीक है। इसने शुरुआत की थी। यह जो था वसु का पुत्र था। ठीक है ना। वसु का पुत्र था और इसने जो है राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना। राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना। तो इसने जो है राजनीतिक परंपरा की शुरुआत की थी। हालांकि जो भीम था, अरे सॉरी भीम कह रहे हैं, जो जरासंध था, जरासंध वह इसका पुत्र था। ठीक है ना। वह भी एक बहुत शक्तिशाली शासक था और महाभारत में ऐसा विवरण मिलता है और पुराणों में भी ऐसा विवरण मिलता है कि भीम के द्वारा उसकी हत्या जो है कराकर, भीम के द्वारा जो है महाभारत काल में जो पांडव थे उनमें भीम के द्वारा इसकी हत्या कराई गई थी। ठीक है। तो ये भी एक विवरण हमको मिलता है। लेकिन अगर व्यवस्थित ढंग से अगर हम देखें तो हर्यक वंश जो है ये प्रथम वंश के रूप में हमको दिखाई देता है मगध के उत्कर्ष में। ठीक है ना। तो आज हम हर्यक वंश पे चर्चा करते हैं और उसे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं हर्यक वंश। यह जो है इन तीनों वंशों में सबसे अधिक समय तक शासनकाल को करने वाला वंश था, शासन करने वाला वंश था। इसमें हम देखते हैं हर्यक वंश में कि इसका जो संस्थापक था वह था बिंबिसार। और यह जो शासक था वह उसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसका? मगध का। ठीक है ना। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। बिंबिसार जो था वो लगभग जो है 15 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की
अवस्था में यह सिंहासन पर बैठता है, ठीक है ना। सिंहासनारोहण इसका जो है वह सिंहासनारोहण इसका जो है वो लगभग 15 वर्ष की अवस्था पर तक हो जाता है, ठीक है ना। बिंबिसार के बारे में एक ऐसी कहानी भी प्रचलित है कि यह जो है जरासंध के समय में एक सैनिक था, इसलिए जैन मतानुयायी या जैन ग्रंथों में इसे एक नाम दिया गया है, श्रेणिक का भी नाम दिया गया, ठीक है ना। इसका श्रेणिक भी नाम दिया गया। तो एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप याद रखिए, इसका एक और नाम श्रेणिक भी था। तो 15 वर्ष की अवस्था में ये जो है सिंहासन पर बैठता है और लगभग 52 वर्षों तक यह जो है शासन करता है, ठीक है ना। तो एक लंबा कार्यकाल था इसका, और इसने अपने कार्यकाल के दौरान मगध को काफी विस्तारित किया, ठीक है ना। और इसने अपने शासन काल में 3 नीतियों को जो है प्रतिपादित किया, या 3 नीतियों के आधार पर इसने शासन चलाने का प्रयास किया। वो थी, तीनों नीतियां थी। एक इसकी वैवाहिक नीति थी, वैवाहिक नीति, ठीक है ना। दूसरी इसकी थी मैत्री नीति, मैत्री नीति, और तीसरी जो थी इसकी थी साम्राज्यवादी नीति, ठीक है। इन तीनों नीतियों पे इसने जो है काम किया, और हम देखते हैं कि यह जो है मगध के मतलब विस्तार को काफी आगे तक ले गया। और यहाँ मगध का विस्तार केवल साम्राज्य की सीमा ही नहीं बढ़ाया, उसने मगध के आर्थिक विस्तार पर भी काफी, आर्थिक नीतियों पे भी या आर्थिक सुदृढ़ता के लिए भी काफी कार्य उसने किया, ठीक है ना। तो देखते हैं हम, अगर इसके कालक्रम की बात कर लें तो इसका जो शासन काल था वो लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासन काल जो है हमको दिखाई पड़ता है। ये जो है इसके शासन का समय था। यह जो है महात्मा बुद्ध का समकालीन था, महात्मा बुद्ध का समकालीन था, ठीक है ना। प्रसेनजीत, अरे सॉरी, ये कौन, बिंबिसार, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसकी, हम एक अलग अलग नीतियों पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो प्रथम वैवाहिक नीति थी ये बड़ी कारगर सिद्ध हुई, और इसने जो है शक्तिशाली साम्राज्यों के साथ ये एक तरह से उसकी इस नीति ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ इसके संबंधों को मजबूत बनाया, जिससे इसके साम्राज्य विस्तार में काफी मदद इसको मिली, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम। इसने जो है कौशल राज की पुत्री, कौशल राज की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन, तथा प्रसेनजीत जो राजा था उसकी बहन महाकोशला देवी, महाकोशला देवी के साथ जो है ये अपना पहला विवाह करता है। और इसकी खास बात हम बताएं आपको, जब ये विवाह करता है तो उस समय कौशल जो है काशी पे अपना अधिकार किया हुआ होता है, और उस काशी को इस बिंबिसार को दहेज में दे देते हैं। तो काशी जो है, काशी को दहेज में इसको दे दिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर दें कि काशी उस समय बड़ा समृद्ध प्रांत था, जिसकी वार्षिक जो है सालाना आय लगभग 1 लाख रुपए थी। तो मतलब ये समझिए कि उस प्राचीन काल में, ईसा पूर्व काल में 1 लाख रुपए उसकी सालाना आय थी। तो एक बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत या एक बहुत बड़ा आर्थिक शक्ति प्रसेनजीत के, अरे सॉरी प्रसेनजीत कह रहे हैं, बिंबिसार के हाथ लग गई, ठीक है। तो इस तरह इसका साम्राज्य विस्तार तो हुआ ही, साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी मगध जो है काफी समृद्ध हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी जो थी वो प्रथम वैवाहिक नीति थी, जिसके तहत काशी इसको दान के रूप में या दहेज के रूप में प्राप्त हो जाता है। दूसरा इसने जो विवाह किया
उसने लिच्छवी गणराज्य की कन्या, लिच्छवी गणराज्य जो कि उस समय बहुत शक्तिशाली गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य की जो चेलना थी, चेलना राजकुमारी जो कि चेटक की पुत्री थी, चेटक की पुत्री थी चेलना, ठीक है ना। उसके साथ इसने जो है वह विवाह किया और इसी चेलना से इसका पुत्र होता है अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि उसने लिच्छवी गणराज्य के साथ भी अपना एक वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि उसने तीसरा जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया वह मद्र देश, मद्र देश जो कि पंजाब प्रांत में पड़ता था, वहां के राजा, मद्र देश के राजकुमारी या मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा भी मिलता है इनका नाम, खेमा के साथ विवाह किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसने जो है वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और इसकी मैत्री नीति पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने के कारण इसकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई और आर्थिक स्थिति भी इसकी काफी मजबूत हो गई, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि उस समय एक शक्तिशाली महाजनपद जो कि अवंती था, अवंती, वहां का राजा जो था चंडप्रद्योत, ठीक है ना। उसको जो है पीलिया रोग हो गया था या पांडु रोग हो गया था। ये जो है पांडु रोग से पीड़ित था, पांडु रोग से, ठीक है ना, ये पीड़ित था। तो इसने क्या किया बिंबिसार ने कि अपना जो उसका राजवैद्य था जीवक, वो उस समय का एक बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक था, उसने क्या किया कि जीवक को वह जो है चंडप्रद्योत के यहां भेज देता है और तब तक उसे वहां रखता है जब तक कि वह पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अवंती के साथ भी उसने जो है मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। अब जो था मैत्री संबंध जो था, शक्तिशाली जो विभिन्न साम्राज्य थे उनके साथ इसने वैवाहिक पूर्ण संबंध स्थापित किया। और फिर आप देखते हैं कि अवंती के साथ भी इसने वैवाहिक संबंध, अवंती के साथ वैवाहिक नहीं मतलब एक तरह से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया, क्योंकि उसका इलाज करवाया। किसका इलाज करवाया इसने? चंडप्रद्योत का, ठीक है, जो पांडु रोग से या पीलिया रोग से पीड़ित था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसने जो है जो विभिन्न शक्तिशाली साम्राज्य थे उनसे इसने अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। और इसके बाद इसने क्या किया कि अंग राज्य को, जो अंग साम्राज्य था या अंग राज्य था, उसको इसने जीत करके और मगध में मिला लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी त्रिनीति जो थी काफी सफल रही और मगध के विस्तार को उसने इस प्रकार किया, इन त्रिनीति के माध्यम से किया, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्न जैन ग्रंथों में कुछ जैन साहित्य इसको जैन धर्म का मतानुयायी बताते हैं, जैन धर्म का, ठीक है ना। और बौद्ध साहित्य भी इसको अपना अनुयायी बताते हैं। और बौद्ध साहित्य में ये कहा गया है, बौद्ध साहित्य में ये कहा गया है कि बेलू वन नामक एक वन था, बेलू वन नामक एक जो था वन था जिसको इसने जो है बिंबिसार ने संघ को दान दे दिया था, संघ को, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है इसने अपनी सफल कूटनीति के चलते मगध साम्राज्य के विस्तार में काफी योगदान दिया। किसने? बिंबिसार ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज बताएं कि अंग राज्य पर जब इसने अपना अधिकार किया तो यहाँ जो है अपने पुत्र अजातशत्रु को, ठीक है ना, इसने वहां का शासक नियुक्त करे, वहां का राजा बना दिया।
इसका एक नाम कुणिक भी था, कुणिक, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 492 ईसा पूर्व के आसपास यही अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या कर देता है, बिंबिसार की हत्या कर देता है, हत्या करके राजा बनता है, ठीक है ना। अब यहां पे एक और खास बात बता दें कि ये जो वंश था हर्यक वंश, इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं। इस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है कि यह जो है पितृहंता वंश भी था, कि मतलब अपने ही पिता की हत्या करके राजा बन जाते हैं लोग, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अजातशत्रु जो है वह लगभग 492 ईसा पूर्व के आसपास बिंबिसार की हत्या करके राजा बन जाता है। अब अरे बिंबिसार के काल को देखने के बाद हम अजातशत्रु के काल को भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु, ठीक है ना। अजातशत्रु जो था वह भी एक बड़ा शक्तिशाली शासक होता है हर्यक वंश का, ठीक है ना। और इसने अपनी साम्राज्यवादी नीति से मतलब एक बड़ा साम्राज्य विस्तार करता है ये भी, ठीक है ना। तो यहां चलते हैं और देखते हैं कि यह लगभग 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अजातशत्रु जब अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठता है तो यहाँ पे एक और समस्या शुरू होती है। होता क्या है कि जो काशी, ठीक है ना, जो काशी इसको बिंबिसार को दहेज के रूप में मिला था, चूंकि जो महाकोशला देवी थी वह जो थी प्रसेनजीत की बहन थी, और प्रसेनजीत इस बात से क्रुद्ध होता है कि अजातशत्रु ने उसके जो है बहन के मतलब अपने पिता की हत्या कर दी, ठीक है ना, उसके बहन के पति की हत्या कर दी। तो वह काशी प्रांत जो है उनसे इससे वापस ले लेता है, ठीक है ना। अब जब काशी प्रांत वापस ले लेता है तो फिर क्या होता है कि बहुत बड़ा युद्ध होता है उस काशी प्रांत को लेकर के, ठीक है। और अजातशत्रु क्या करता है कि प्रसेनजीत को पराजित कर देता है, प्रसेनजीत को पराजित कर देता है, ठीक है ना, पराजित करता है। और हम देखते हैं कि यहां पर काशी को लेकर के एक समझौता या संधि होती है, और उस संधि के तहत फिर जो है काशी प्रांत को इसको वापस कर दिया जाता है अजातशत्रु को। और यहाँ पे एक और वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वाजीरा, ठीक है ना, वाजीरा, उसके साथ अजातशत्रु का विवाह हो जाता है, अजातशत्रु का विवाह हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसने भी वैवाहिक नीति अपना करके जो है एक कूटनीतिक परंपरा के तहत आगे बढ़ते हुए यह जो है साम्राज्य विस्तार में यह भी जो है वैवाहिक नीति का प्रयोग करता है, ठीक है। अब जो है इसका दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था लिच्छवियों की विजय, लिच्छवियों पर यह विजय प्राप्त करता है, ठीक है ना। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। इसका एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है वस्कार, वस्कार, ठीक है ना। और यह जो है वस्कार, यह जो मंत्री था वो बड़ा ही कूटनीतिक व्यक्ति था, ठीक है। एक जगह उल्लेख भी मिलता है बौद्ध ग्रंथों में कि अजातशत्रु जो है महात्मा बुद्ध से एक बार लिच्छवियों पर विजय के बारे में चर्चा करता है। तो बौद्ध महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि जब तक जो है ये लोग आपस में मिलते जुलते रहेंगे और एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे तो तब तक जो है ये लिच्छवी गणराज्य जो है बहुत अधिक समय तक जो है वो आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया कि वस्कार को, जो लिच्छवी गणराज्य चूंकि
यह एक गणराज्य था और आपसी मैत्रीपूर्ण संबंध पे और आपसी समझौतों की वजह से ये चलता था। मतलब ये साम्राज्य जो है ठीक ढंग से कार्य कर रहा था। इसने क्या किया कि वत्सकार के माध्यम से इसने उस पूरे मैत्रीपूर्ण जो संबंध था लिच्छवियों का, उनको उसमें फूट डाल दिया इसने, और फूट डाल करके लड़ाई किया, और फिर जो है लड़ाई करके उसने इस पूरे लिच्छवी साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी इसकी, क्योंकि उस समय लिच्छवी जो संघ था या लिच्छवी गणराज्य था वो उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। कूटनीति का सहारा लेते हुए इसने क्या किया कि लिच्छवी गणराज्य को ही विजित कर लिया। ठीक है। अब लिच्छवी गणराज्य के बाद जो है ये काफी शक्तिशाली हो गया, और इसके काल में हम देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी यहीं होता है। ठीक है ना। कहां? वैशाली में होता है। ठीक है। तो इसी के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी होता है। ठीक है ना। और ये कहां होता है? वैशाली में होता है। वैशाली। ठीक है। तो ये जो है कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ, अब यहां पे एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको हम देख लेते हैं। जब इसका जो है युद्ध हो रहा था लिच्छवियों से, तो उसमें ये दो अस्त्रों का प्रयोग करता है। एक रथ मूसल तथा दूसरा महाशिला कंटक। ठीक है ना। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उस समय के बड़े अनोखे अस्त्र थे जो काफी मारक क्षमता वाले थे, और जिसका प्रत्युत्तर शायद शत्रु सेना के पास या जो विपक्षी दल होता था उसके पास नहीं होता था। इसको हम ये एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें इसको बड़े अच्छे से दिखाया गया कि भल्लाल देव जो वो रथ पे बैठता है, और महाशिला कंटक जो है हमने देखा उसमें कि पत्थरों को जो है वो चादर में या गुलेल जैसी चीजों में बांध करके ये दूर तक प्रक्षेप करके फेंकते थे। तो ये जो दोनों अस्त्र थे वो बड़े ही निर्णायक अस्त्र के रूप में इस कालखंड में देखे गए। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो है उसका कार्यकाल था और उसने कुछ विशेष कार्य किए, और साम्राज्य विस्तार भी उसने किया, साम्राज्य विस्तार अपना किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है इसका पुत्र, चूंकि ये पितृहंता वंश है, तो इसका पुत्र जो है उदयन जो है, ठीक है ना, वह भी इसकी हत्या करके राजा बन जाता है। ठीक है। वह भी इसकी हत्या करके राजा बन जाता है। ऐसा विवरण मिलता है कि लगभग इसने 32 साल तक शासन किया था। 32 साल तक शासन किया था। ठीक है ना। तो और पुराणों में मिलता है कि इसने 28 वर्षों तक शासन किया। तो ये कुछ कालखंड हैं इससे संबंधित। ठीक है ना। अब देखते हैं हम उदयन के बारे में। ठीक है ना। और उदयन क्या करता है कि 460 ईसा पूर्व के आसपास, 460 ईसा पूर्व के आसपास उदयन जो कि इसका पुत्र था, उसने इसकी हत्या करके अपने को राजा घोषित कर दिया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और इसे भी देखते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं उदयन के बारे में। उदयन, ठीक है, यह लगभग 460 से और 444 तक जो है इसका ईसा पूर्व तक इसका शासन का होता है। ठीक है ना। उदयन की बात करें तो यह जो है अंतिम प्रसिद्ध शासक था हर्यक वंश का। यह जो है अंतिम प्रसिद्ध शासक। ठीक है ना। अब वापस आते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसने जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की
स्थापना की उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है, ठीक है ना। और यह जो नगर था वह जो है आधुनिक पटना के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की आधुनिक पटना। यह जो नगर था वह गंगा तथा सोन नदी के संगम पर स्थित था। और यह जो है इसकी राजधानी भी बनता है, किसकी? उदयन की। इसे ही यह अपना राजधानी बनाता है, ठीक है ना। किसको? पटना को। और इसका जो है काफी विस्तार और विकास करता है, यही राजधानी इसको बनाता है, उदयन। इस प्रकार हम देखते हैं कि उदयन जो है वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। और बौद्ध ग्रंथों से ऐसा ज्ञात होता है कि अनिरुद्ध मुंडक तथा नागदशक इसके 3 पुत्र होते हैं, ठीक है ना, जो बारी बारी से शासन करते हैं। और नागदशक को जो है शिशुनाग नामक अमात्य ने पदच्युत करके, हटा करके इसको शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि नागदशक जो था वो इस मगध में जो हर्यक वंश है उसका अंतिम शासक होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो मगध का हर्यक वंश है इसे पितृहंता वंश तो कहते ही हैं, साथ ही साथ जो हमने तीनों वंशों को देखा कि हर्यक वंश, नंद वंश और ये शिशुनाग वंश, इसमें सबसे अधिक जो कार्यकाल होता है वो हर्यक वंश का होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, चूंकि शिशुनाग ने जो है नाग दशक को हटा करके हर्यक वंश को समाप्त कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब हम शिशुनाग के बारे में देखते हैं, ठीक है ना।